टू मैजिक लर्निंग। 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। गैसेज एक्सचेंज का चैप्टर था। उसमें हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक क्या था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। हम ब्रीथिंग के प्रोसीजर जो है, प्रोसेस है, इसको देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस जो पूरा टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका क्लियर हो जाए तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग एक फिजिकल मूवमेंट है। ठीक है, अब अगर हम इसको डेफिनेशन की बात करें तो फिजिकल मूवमेंट जो है वो एसोसिएट जब हो जाए गैसेज एक्सचेंज के, फिजिकल मूवमेंट्स की वजह से गैसेज एक्सचेंज हो रही है तो उसको हम क्या क्या नाम देंगे, ब्रीथिंग का नाम देंगे। फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसेज एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ये दो मैकेनिज्म के साथ होता है। ठीक है, एक सबसे पहले जो मैकेनिज्म है वो आता है इनहेलेशन और इसका दूसरा नाम है इंस्पायरेशन। ठीक है, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म है जिससे एयर जो है वो एंटर होती है बॉडी में और पूरे लंग तक जाती है, तो ये पूरा प्रोसीजर इसको हम इस टॉपिक में देखेंगे, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। उसके बाद सेकंड आ जाता है एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, इसमें एयर रिमूव होती है। ठीक है, लंग से, बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो इसको इसमें ये देखते हैं कि इसमें ये होता है कि एक्सहेलेशन में एयर जो है वो रिमूव होती है बॉडी से। तो इस पूरे प्रोसीजर को इधर देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो मैकेनिज्म है ये आप जब कंप्लीट होते हैं तो ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रीथिंग का जो प्रोसीजर है ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों के कंबाइन से जो है वो होता है। ठीक है, तो ये इसका हम देख लेते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन को। इस जो स्टेप है इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले जो रिब मसल्स है ना, जिसे हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते थे। ठीक है, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना तो रिब्स जो है वो रेज्ड हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये मूवमेंट होगी। ठीक है, सेकंड मूवमेंट होगी कि जो इनके जो रिब्स मसल हैं कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और रिब्स रेज्ड हुई हैं, तो इस वजह से जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लोअर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों मूवमेंट्स जिसमें जो रिब मसल है वो रेज हुई हैं और जो डायफ्राम है वो लोअर हुआ है, तो इन दोनों के से मूवमेंट से इंक्रीज करेगा एरिया, थोरैसिक कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने से जो प्रेशर है लंग्स पे वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड करेंगे और दूसरा जो है एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे, एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज है तो एयर जो है वो एंटर होगी। ठीक है, मूव हो जाएगी लंग्स में। ठीक है, और जो एयर प्रेशर है वो दोनों साइड्स पे लंग्स का वो इक्वल हो जाएगा। तो ये इंस्पायरेशन और इनहेलेशन में होता है। ठीक है, अगर हम डायग्राम की मदद से समझना चाहें तो यहाँ से एंटर जो है वो एयर जो है वो मूव हो रही है। ठीक है, जो रिब्स मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और रेज्ड हो गए हैं। रिब्स मसल रेज्ड हुए हैं तो जो डायफ्राम है वो लोअर हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और लोअर हो गया। अब ये जो थोरैसिक कैविटी का एरिया ये इंक्रीज कर गया। जब इंक्रीज करेगा तो लंग जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे और एयर प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब एयर एंटर होगी लंग में तो ये जो इन पे एयर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पे इक्वल हो जाएगा। इस तरह जो है एयर मूव कर जाएगी लंग्स में। ठीक है, तो एयर जो है वो एंटर होती है लंग्स में और मूव कैसे लंग्स में कैसे मूव करती है, तो इस इंस्पायरेशन और इनहेलेशन के मैकेनिज्म से जो है वो एयर मूव कर जाती है लंग्स में। उसके बाद देख लेते हैं इनहेलेशन और इनहेलेशन को हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन को। एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन का जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है कि जो रिब्स मसल हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं। ठीक है, रिलैक्स्ड होने से जो रिब्स हैं वो अपनी पोजीशन जो असल वाली है उसकी तरफ, ओरिजिनल वाली पोजीशन है उसकी तरफ बैक आ जाती हैं। ठीक है, वापस आ जाती हैं। वापस आने से जो डायफ्राम है वो रिलैक्स स्टेट में जाता है और रिलैक्स स्टेट में रेज्ड हो जाता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ रेज्ड हो जाता है। ठीक है, और जो इनके दरमियान जो चेस्ट कैविटी के दरमियान स्पेस आई थी वो रिड्यूस हो जाएगी और रिड्यूस होने से स्पेस जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये पूरा जो जिसमें रिब्स मसल रिलैक्स हुई हैं और ये पूरा मैकेनिज्म हुआ है इनकी वजह से जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एयर जो है वो मूव हो जाएगी आउट की तरफ। ठीक है, आउट बाहर की तरफ मूव हो जाएगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो रिब्स मसल है वो रिलैक्स्ड होंगे, रिलैक्स्ड होने की वजह से रिब्स जो है वो बैक इन पोजीशन आ जाएंगी।
जब ये डायफ्राम जो है वो रिलैक्स्ड होगा तो रिलैक्स्ड होने से रेज्ड हो जाएगा, रेज्ड होने से रिड्यूस स्पेस हो जाएगी, किन के दरमियान, चेस्ट कैविटी के दरमियान जो स्पेस थी वो रिड्यूस हो जाएगी और उसकी वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा लंग्स पे, और इनकी वजह से जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एयर जो है वो मूव कर जाएगी आउट की तरफ। ठीक है, अब हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि ये यहाँ से जो है डायाफ्राम जो है वो क्या हुआ है कि जो रिब्स हैं, ये जो रिब्स पेयर रिब्स हैं ये रिलैक्स्ड हुए हैं, रिलैक्स्ड होने से ये जो है पोजीशन की तरफ ना बैक हो गए हैं, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन थी उनकी वजह से जो डायाफ्राम है ये जो है रिलैक्स्ड हुआ है और रिलैक्स्ड होने से ये ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ मूव करने से जो चेस्ट कैविटी के दरमियान स्पेस थी वो जो है वो रिड्यूस हो गई है और उसके रिड्यूस होने से जो है प्रेशर जो है वो लंग्स पे वो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने से जो लंग्स हैं ये आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने से एयर जो है वो मूव आउट हो जाएगी, मूव्स आउट हो जाएगी, मतलब बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह एयर जो है वो बाहर की तरफ निकलती है, मतलब बॉडी से रिमूव की जाती है, लंग से रिमूव होती है एयर थ्रू एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म के तहत। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज का जो हमारा लेक्चर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।